अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज ताहा शाहिद, फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस सीरीज की अब बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर बात हो रही है सीक्वेंस की। सीक्वेंस क्या होती है, इसकी बेसिक डेफिनेशन को देखें जो कि हमने फर्स्ट ईयर के में पढ़ी थी। तो वो डेफिनेशन क्या थी भाई? एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ नंबर्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू अ definite rule is called a sequence or progression। सही है। एन ऑर्डर सेट ऑफ नंबर्स किसी रूल के तहत बन रहे हो तो उसको हम सीक्वेंस या फिर प्रोग्रेशन कहते हैं। सही है। वो रूल कुछ भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे आपके पास लिखा हुआ वन, वन में वन ऐड कराया तो टू, टू में टू ऐड कराया तो थ्री, थ्री में थ्री ऐड कराया तो फोर, सॉरी थ्री में वन ऐड कराया तो फोर, फोर में वन ऐड कराया तो फाइव। या फिर आपके पास वन लिखा हुआ है, वन को टू से मल्टीप्लाई कराया तो टू, टू को टू से मल्टीप्लाई कराया फोर, फोर को टू से मल्टीप्लाई कराया एट, एट को टू से मल्टीप्लाई कराया 16। तो रूल कुछ भी हो सकता है। सही है। किसी भी रूल के तहत अगर नंबर्स बन रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। ये तो एक डेफिनेशन हो गई जो कि हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी। अब दूसरी डेफिनेशन की बात कर रहा हूं। अ सीक्वेंस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन फ्रॉम natural numbers to real numbers और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सीक्वेंस जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है जिसके अंदर क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स हम रखते हैं, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमें मिलते हैं। तो बेटा मिसाल के तौर पे सीक्वेंस फंक्शन क्यों है इसकी पहले बात करते हैं हम। फंक्शन क्या चीज़ होती है? फंक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम एक वैल्यू रखते हैं, एक इनपुट पे एक ही आउटपुट आता है, जिस पे मतलब अगर किसी वैल्यू में एक इनपुट रख रहे हैं और एक ही आउटपुट आ रहा है तो उसको हम फंक्शन कहते हैं। एक आउटपुट से ज्यादा आउटपुट्स अगर आ जाएंगे तो वो फंक्शन नहीं कहलाता। जो वैल्यू हम रखते हैं, जो इनपुट होता है उसको डोमेन कहते हैं और जो आउटपुट होता है उसको हम रेंज कहते हैं। सही है। ये टी एन बराबर है टू एन माइनस वन के। अब यहाँ पे अगर मैं क्या कहते हैं एन की जगह वन रखता हूं तो मेरे पास इसका रिजल्ट वन आ जाएगा। एन की जगह टू रखता हूं तो मेरे पास रिजल्ट थ्री आ जाएगा। एन की जगह थ्री रखता हूं तो रिजल्ट हमारे पास फाइव आ जाएगा। तो हो क्या रहा है बच्चों, यहाँ पे हम रख रहे हैं क्या? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, वन से स्टार्ट कर रहे हैं। नेचुरल नंबर्स हम यहाँ पे रख रहे हैं। आने वाले जो रिजल्ट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। हो सकता है कि रियल नंबर्स आए, हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाएं। तो हम इस रिलेशन को ऐसे लिखते हैं कि सीक्वेंस एक फंक्शन है जिसमें नेचुरल नंबर्स टू रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम एज अ डोमेन जो है वो रखते हैं किसको? नेचुरल नंबर्स को। और हमारे पास जो रेंज है, रेंज हमारे पास आती है रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सही है। तो यहाँ पे डोमेन क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स है सीक्वेंस में, और जो रेंज है वो आपके पास रियल नंबर्स या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अच्छा बेटा, जो सीक्वेंस की रेंज होती है उसको हम सीक्वेंस की टर्म्स कहते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म आई है रेंज, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो जो रेंज होती है उसको हम टर्म्स कहते हैं सीक्वेंस की। सवाल की बात करते हैं इसके। एक जनरल सवाल ये आ सकता है, दी nth टर्म ऑफ जीरो, 7,
26 इज nth टर्म चाहिए इसकी, और हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस मौजूद होंगे। n-1 मिसाल के तौर पे दूसरा ऑप्शन है, n² -1 तीसरा ऑप्शन है, n³ -1 और चौथा ऑप्शन है नन मिसाल के तौर पे। तो बेटा अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि सीक्वेंस कौन सी है, एपी है, जीपी है, एचपी है, मुझे नहीं समझ आ रहा। ना ये एपी है, ना जीपी है, ना ये एचपी है, कोई और ही सीक्वेंस है। nth टर्म कैसे निकालें? सबसे बेहतरीन तरीका है ऑप्शंस को उठाओ, n की जगह रखो 1 तो पहली वैल्यू आ गई 0, n की जगह रखो 2 तो दूसरी वैल्यू क्या आ गई 1। पहली वैल्यू 0 है, पहली वैल्यू 0 आ गई। दूसरी वैल्यू 1 है, लेकिन दूसरी वैल्यू क्या है 7, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी को उठाएंगे, n² -1 तो n की जगह 1 रखा, 1² -1 0 आ गया। फिर n की जगह 2 रखा, 2 का स्क्वायर -1 मतलब 4 - 1 3 आ गया। तो पहली टर्म तो मिल रही है, मैच कर रही है, लेकिन जो दूसरी टर्म है वो मैच नहीं कर रही, तो उसका मतलब है ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी चेक करते हैं, जिसमें कहा जा रहा है n³ -1। n की जगह हमने 1 रखा, 1 का क्यूब -1 तो 0 आ गया। फिर उसके बाद n की जगह 2 रखा, 2 का क्यूब -1 तो 8 -1 7 आ गया। फिर 3 का क्यूब -1 27 -1 26 आ गया। तो शुरू की तीन वैल्यूज मैच कर गई, इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा हमारे पास। आगे चलते हैं हम यहाँ पे। अब हम सीक्वेंस की टाइप्स की बात करेंगे। सबसे पहली जो टाइप है वो है आपके पास एपी। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर अर्थमेटिक सीक्वेंस। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। एपी की अगर मैं बात करूं तो इसकी एक और डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन तो हमने पढ़ी की है इंटर के अंदर, मैं दूसरी डेफिनेशन की बात कर रहा हूं। सीक्वेंस इज एन अर्थमेटिक सीक्वेंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन if an-1 is same for all n belongs to natural numbers and n is greater than 1। ये डेफिनेशन फेडरल बोर्ड की डेफिनेशन है। डेफिनेशन समझ नहीं आ रही भाई, क्या डेफिनेशन है भाई? ये कह रहे हैं सीक्वेंस अर्थमेटिक सीक्वेंस कहलाएगी जब an-1 सेम होगा फॉर ऑल n belongs to natural numbers and n is greater than 1 के लिए। बच्चों अगर मैं बात करूं एक सीक्वेंस एपी है, मिसाल के तौर पे 2 5 8 11, ये सीक्वेंस एपी है या नहीं, ये बात कैसे पता चलेगी? डिफरेंस सेम आएगा बेटा। एपी की जो टर्म्स है उनको हम ये कह सकते हैं T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है। फेडरल बोर्ड में इसी चीज को ऐसे लिखते हैं A1 A2 A3 A4। सही है। अगर ये वैल्यूज एपी है तो क्या होगा? अगर ये वैल्यूज एपी है तो डिफरेंस मतलब T2 - T1 मतलब T3 - T2 मतलब T4 - T3, ये सारे क्या आएंगे? इक्वल आएंगे, जिसको हम ये लिख सकते हैं A2 - A1 A3 - A2 एंड A4 - A3। यहाँ पर आ जाए तो ये T1 T2 T3 T4। तो बेटा यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 - 2 क्या आ रहा है 3। फिर उसके बाद 8 - 5 क्या आ रहा है हमारे पास 3। फिर उसके बाद हमारे पास 11 - 8 क्या आ रहा है 3। तमाम की तमाम वैल्यूज इक्वल आ रही हैं, तमाम की तमाम वैल्यूज इक्वल आ रही हैं, तो इनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। अगर किसी सीक्वेंस के अंदर कॉमन डिफरेंस पाया जा रहा है तो ऐसी सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक सीक्वेंस या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो बेटा यहाँ पे ये जो वैल्यू लिखी हुई है ना, ये बेसिकली डी है। डी बराबर है an-1, जिसको हम टी की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं Tn - 1। और यहाँ पे अगर मैं n से मतलब n क्या है 1 से बड़ा नंबर, 1 से बड़ा नंबर रख दूं 2 तो A2 - 2 - 1 तो ये हो जाएगा A3 - 3 - 1 तो ये आ जाएगा A2 - A1, ये हो जाएगा A3 - A2।
तो वही रिजल्ट सारे जो ऊपर लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब है ये वैल्यू जो है वो डी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो बेटा तमाम n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स के लिए, मतलब तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए ये रिजल्ट जो है वो इक्वल आएगा अगर, तो ऐसी सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। या फिर दूसरी डेफिनेशन कहती है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस एक ऐसी सीक्वेंस है जिसमें हम प्रीसीडिंग टर्म में, पीछे वाली टर्म में एक फिक्स्ड नंबर ऐड कराते हैं। मतलब 2 के अंदर अगर मैं 4 ऐड कराऊं तो आपके पास 6 आ जाएगा, 6 के अंदर 4 ऐड कराऊं तो 10, 10 के अंदर 4 ऐड कराऊं तो 14, 14 के अंदर 4 ऐड कराऊं तो 18। तो ये जो सीक्वेंस बनेगी ये भी क्या कहलाएगी? एपी कहलाएगी। एपी की अगर हम जनरल टर्म की बात करें, मतलब अगर हमसे कहा जाए कि एपी की टर्म निकालो कोई भी, तो हमारे पास उस टर्म को निकालने का फॉर्मूला क्या है? टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। या फिर इसी फॉर्मूले को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। सही है। तो दोनों तरीकों से हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको पता है इस फॉर्मूले में कि जो ए एन या फिर टी एन है ये क्या है? ये nth टर्म है। ए वन क्या है आपके पास? फर्स्ट टर्म। एन क्या आपके पास? नंबर ऑफ टर्म्स। और डी आपके पास क्या है? कॉमन डिफरेंस। सही है। अगर हम बात करें एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म की, तो एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है भाई? हर सीक्वेंस की जो पहली टर्म है वो हम क्या रखते हैं? हमेशा ए रखते हैं। एपी एक ऐसी सीक्वेंस है जिसमें हम पीछे वाली टर्म में डी ऐड कराते हैं। इसमें डी ऐड कराऊंगा तो ए प्लस डी, इसमें डी ऐड कराऊंगा तो ए प्लस टू डी, इसमें डी ऐड कराऊंगा तो ए प्लस थ्री डी। और ये वैल्यू कहाँ तक जा रही है? ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ये इसकी nth टर्म तक जा रही है। तो ये तो बात हो गई एपी की थ्योरी की। अब हम एपी के कुछ सवालात की बात करेंगे और कुछ ट्रिक्स की बात करेंगे जो कि सवालात पे अप्लाई होंगी। ठीक है, तो एमसीक्यू नंबर 1 की बात हो रही है। मैं कह रहा हूं भाई, फाइंड द nth टर्म ऑफ 258। इसकी nth टर्म हमें निकालनी है। तो बेटा टी एन बराबर है ए प्लस एन माइनस वन डी के। सही है। टी एन एज इट इज रहेगा। ए क्या है आपके पास? 2, एन माइनस वन डी क्या है? इन दोनों का डिफरेंस, मतलब 5 माइनस टू। तो टी एन आ जाएगा 2 प्लस 3n माइनस थ्री, मतलब टी एन आ जाएगा हमारे पास 3n माइनस वन। तो हमारे पास nth टर्म आ जाएगी एपी की। इसी तरीके से इफ ए इज इक्वल टू डी देन टी एन इज इक्वल टू, अगर ए और डी इक्वल हो जाए तो टी एन किसके बराबर होगा? तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी की जगह हमने ए रख दिया, तो टी एन आ गया ए प्लस ए एन माइनस ए। तो हमारे पास टी एन आ गया ए एन के बराबर, या फिर उसको हम लिख सकते हैं टी एन इज इक्वल टू एन डी। तो दोनों तरीकों से हम इसको लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगले एमसीक्यू की बात करते हैं। इफ T3 is equal to 5 and D is equal to 2 then Tn is equal to, अब हमें फर्स्ट टर्म नहीं पता, हमें डिफरेंस पता है और हमें थर्ड टर्म पता है। Tn का तो यही फॉर्मूला हमारे पास, Tn is equal to a plus n minus 1d। बेटा वैसे तो मैं फर्स्ट टर्म निकाल सकता हूं, अगर मैं 5 में से पीछे की तरफ जाऊं d को माइनस कराते हुए तो हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगी। लेकिन आपको एक ट्रिक बता रहा हूं कि अगर फर्स्ट टर्म नहीं पता तो कोई मसला नहीं है, आप टर्म वैसे भी निकाल सकते हैं। आपको करना क्या है, ए की जगह जो भी टर्म आपको दी हुई है आप वो टर्म रख दें। ए की जगह T3 रख दें तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा n-3, मतलब n में से उतने नंबर ऑफ टर्म्स निकाल देंगे हम। मतलब अगर T3 रख रहे हैं तो n-3, T4 रख रहे हैं तो n-4, T5 रख रहे हैं तो n-5।
तो Tn आ जाएगा, T3 की जगह आ गया बेटा 5, n-3 इंटू 2, तो Tn आ गया हमारे पास 5 प्लस 2n-6, तो बेटा हमारे पास Tn आ जाएगा 2n-1। इसी तरीके से अगले एमसीक्यू की बात करते हैं। अगर हमसे कहा जा रहा है इफ फिफ्थ टर्म मतलब T5 बराबर है 16 के एंड T20 बराबर है 46 के, देन और हमसे कहा जा रहा है कि हमें D निकालना है, तो D हम यहाँ पे कैसे निकालें? तो बेटा आसान सी ट्रिक बता रहा हूं, जब भी हमें कंसेक्यूटिव टर्म नहीं पता होगी तो D कैसे निकलेगा। जुगाड़ है, D बराबर है जो भी दो टर्म्स पता है AP की, दोनों को माइनस कराओ, T20 माइनस T5, डिवाइड में क्या करो, ये जो दो नंबर्स दिख रहे हैं 20 और 5, इन दोनों का डिफरेंस लिख दो नीचे, तो ये आ गया ऊपर 46 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 15, तो हमारे पास 46 माइनस 16 आ जाएगा 30 और 30 डिवाइडेड बाय 15 हो जाएगा, तो हमारे पास का रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरीके से इसी सवाल की अगर हम मैं बात करूं, इसी सवाल को कंसीडर कर रहा हूं लेकिन अब कुछ और निकालना है। T5 बराबर है 16 के एंड T20 बराबर है 46 के, और हमसे कहा जा रहा है कि देन चाहिए हमें T12, तो बेटा D तो मैंने ऊपर ही निकाल लिया तो उसी को कंसीडर करूंगा। Tn बराबर है a प्लस n-1 D के, और बेटा a की जगह मैंने जैसे कि बताया, ये a की जगह दोनों में से कोई भी टर्म रख दो, T5 रख रहा हूँ, a की जगह T5 रख दिया तो फॉर्मूला हो गया n-5D, तो बेटा n जहाँ जाए वहाँ पे 12 आ गया, T5 की जगह पे आ गया 16, तो ये आ गया 12 माइनस 5, और D की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 12 माइनस 5, 12 में से 5 गया 7 आया, 7 2 14, तो हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 30। और आगे चलेंगे, एमसीक्यू नंबर 6 की बात कर रहा हूं। अब मुझसे कहा जा रहा है which term of the AP is, AP लिख देता हूं, सॉरी, AP क्या हमारे पास 5 2 -1 is -85, which term of AP is -85, 85 कौन सी टर्म है, ये बात हमें n बताएगा। Tn बराबर है a प्लस n-1D। बेटा जब भी आपको n निकालना हो तो आप Tn की जगह पे लास्ट वैल्यू रखते हैं 85, a की जगह पे फर्स्ट वैल्यू मतलब 5, n-1, d की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, d की जगह पे हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा मतलब 3, तो 85 माइनस 5 बराबर आ गया n-1 इंटू 3, तो ये दोनों को माइनस कराने पे हमारे पास आ जाएगा -90 इज इक्वल टू n-1 इंटू 3, तो ये वहां जाके डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास n-1 बराबर आ जाएगा -30 के। एक मिनट रुक जाइएगा, अच्छा मुझसे गलती हो गई है, ये 2 माइनस 5 माइनस 3 आएगा बेटा, तो ये प्लस का 30 हो जाएगा, तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 31, तो हमारे पास ये जो वैल्यू है -85, ये 31st टर्म कहलाएगी। आगे चलते हैं, अगला कोई एमसीक्यू देखते हैं। सवाल ये ऐसा आ सकता है, इफ द nth टर्म, if the nth term of the AP
is 3n minus 1. Find the AP. AP निकालनी है, टर्म दी हुई है, Tn दिया हुआ है 3n माइनस 1 के, n की जगह 1 रख दिया तो 2 आ गया, n की जगह 2 रख दिया तो 6 माइनस 1 5, n की जगह 3 रख दिया तो 9 माइनस 1 8, तो ये आ गया 2 5 8। ये हमारे पास क्या बन गई, एक AP बन गई। इसी तरीके से कहा जा रहा है इफ 1/A 1/B 1/C are in AP, then D is equal to, ऑप्शंस क्या है हमारे पास, A minus C upon 2AC, B minus A upon AB, C minus B upon BC, या फिर ऑल ऑफ दीज। सही है, तो करना क्या है, डिफरेंस निकालना है। D बराबर हो जाएगा T2 माइनस T1, T1 ये रहा, T2 ये रहा, T3 ये रहा, तो T2 मतलब 1/B माइनस 1/A, तो ये आ गया A माइनस B अपॉन AB। D एक और निकाल लिया आपने, 1/C माइनस 1/B, तो ये आ गया B माइनस C अपॉन BC। तो ये दोनों ऑप्शंस तो मैच ही नहीं कर रहे बेटा। D की जब दो अलग अलग वैल्यूज आ जाए तो हम उसी से एक और D निकाल सकते हैं, अगर वेरिएबल की फॉर्म में आप दोनों को ऐड करा दें। 1/B से 1/B कैंसिल हो जाएगा और 2D आ जाएगा हमारे पास बराबर 1/C माइनस 1/A। तो 2D आ जाएगा हमारे पास A माइनस C अपॉन AC, और D आ जाएगा हमारे पास A माइनस C अपॉन 2AC। तो हमारे पास ये इसका आंसर हो जाएगा, मतलब हमारे पास का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर तो मैंने AP के हवाले से जो सवालात थे उनको डिस्कस कर लिया है। अब मैं बात करूँगा किसकी, अर्थमेटिक मीन की। सही है, AM की बात कर रहा हूँ कि AM बेसिकली होता क्या है। A number A is said to be arithmetic mean between A and B if small a, capital A, small b are in AP। अगर हमारे पास तीन नंबर्स A, कैपिटल A और B AP के अंदर है तो बीच वाला जो नंबर है वो अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। और अगर आपको सिंगल मीन निकालना है, अगर आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है तो आपके पास इसका फॉर्मूला है A प्लस बी अपॉन 2। ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है सिंगल मीन के लिए। सही है, अगर मीन की तादाद एक से ज़्यादा हो जाए, अगर बात हो n AMs की, सही है, तो हम क्या कहते हैं भाई, लेट A1 A2 A3 till AN are the n AMs between A and B if A, A1 A2 A3 till AN B are in AP। अगर सारे नंबर्स AP के अंदर मौजूद हैं, मिसाल के तौर पे ये लिखा हुआ A, A1 A2 A3 AN B, मतलब ये एक पूरी सीक्वेंस AP में मौजूद है, तो जो बीच वाले नंबर्स हैं वो सारे के सारे, मतलब पहले और आखिरी नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, AMs कहलाएंगे, अर्थमेटिक मीन्स कहलाएंगे। जब भी बेटा एक से ज़्यादा मीन निकालना होता है तो D निकालते हैं, D बराबर है B माइनस A अपॉन N प्लस 1। N यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, N रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे नंबर ऑफ
एम्स को। अगर आपको एम्स निकालने हैं तो A1 बराबर होता है A प्लस डी के, A2 बराबर होता है A प्लस 2D के, A3 बराबर है A प्लस 3D के, और AN बराबर है A प्लस ND के। सही है, तो अब इसके सवाल की हम बात करते हैं। AM बिटवीन 2 and 8 निकालना है। बहुत आसान काम है। A बराबर होगा, ये A है, ये स्मॉल b है, तो A प्लस बी अपॉन 2, तो AM आ गया हमारे पास 5। हमसे कहा जा रहा है भाई 2 में 3 AMs बिटवीन 2 and 10 और 3 AMs चाहिए 2 और 10 के दरमियान के। करना क्या है, D निकालेंगे। D कैसे निकलेगा, ये A है, ये B है, तो B माइनस A अपॉन N प्लस 1। N क्या है, नंबर ऑफ AMs, तो ये आ गया 8 अपॉन 4, मतलब D आ गया 2। अब बेटा A1 A2 A3 इस फॉर्मूले से निकालने हैं, या एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ इनको निकालने का। करना क्या है, आपने 2 लिखा, आपने 10 लिखा, इनके दरमियान में आपके पास है A1 A2 A3। अब करना क्या है, पहली वैल्यू के अंदर D ऐड कराएंगे तो A1 आ जाएगा, 2 ऐड कराएंगे तो 4, इसके अंदर 2 ऐड कराएंगे तो 6, फिर इसके अंदर 2 ऐड कराएंगे तो 8, फिर इसके अंदर 2 ऐड कराएंगे तो वो आ जाएगा A1 4 आ गया, A2 6 आ गया, A3 आपके पास क्या आ गया, 8 आ गया। तो आपके पास AM जो है वो इस तरीके से आ देंगे। फिर उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ MCQ नंबर 3 की। इसमें कहा जा रहा है कि फाइंड एन so that A power n plus B power n upon A power n minus 1 plus B power n minus 1 may be the AM between A and B। n की वैल्यूज ऑप्शन में मौजूद है। सही है, करना क्या है, कह रहे हैं कि n की ऐसी वैल्यू चाहिए कि ये इक्वल हो जाए अर्थमेटिक मीन के। तो भाई आपने क्या कहते हैं, ऑप्शन ए से स्टार्ट किया, n की जगह आपने रखा 1, a की पावर 1 प्लस बी की पावर 1 अपॉन a की पावर 1 माइनस 1 प्लस बी की पावर 1 माइनस 1, तो a प्लस बी अपॉन ए की पावर 0 प्लस बी की पावर 0, तो a प्लस बी अपॉन 1 प्लस 1, तो रिजल्ट क्या आ गया, a प्लस बी अपॉन 2, मतलब रिजल्ट किसके बराबर आ गया, am के बराबर आ गया। किस पे आ गया, 1 रखने पे आ गया। तो इसका मतलब है कि 1 आंसर होगा हमारा। फिर उसके बाद एक और चीज पूछी जाती है, वैसे तो अभी सम की बात नहीं करी लेकिन यहाँ पे बता रहा हूं मैं, सम ऑफ n AMs between A and B is equal to n multiply by A plus B upon 2। n यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ AMs को। सही है, तो इस तरीके से n AMs का जो है वो सम निकाला जाएगा। यहाँ पे AM का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। अब हम सीरीज की बात करेंगे। अब बात हो रही है सीरीज की। सीरीज बेसिकली होती क्या है,
डेफिनेशन की अगर हम बात करें सीरीज की, तो डेफिनेशन क्या कह रही है, द सम ऑफ एन इंडिकेटेड नंबर ऑफ terms in a sequence is called a series. सही है। सीरीज क्या है, इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स का जो सम है उसको बेसिकली सीरीज कहा जाता है। मतलब अगर मैं आसान सी बात करूं तो T1 कॉमा T2 कॉमा T3, इसको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे टर्म्स। सही है, जो टर्म्स हैं, सॉरी, इनको हम क्या कहेंगे, सीक्वेंस। सही है। और अगर मैं यहाँ पे T1 प्लस T2 प्लस T3 कर दूं, मतलब इनको आपस में ऐड करा दूं, तो ये चीज़ क्या कहलाएगी, ये सीरीज कहलाएगी। अब बात हो रही है अर्थमेटिक सीरीज की। अर्थमेटिक सीरीज की अगर हम बात करें तो अर्थमेटिक सीरीज क्या है भाई, अगर हम एपी की टर्म्स को ऐड करा दें तो जो चीज बनेगी वो अर्थमेटिक सीरीज कहलाएगी। मिसाल के तौर पे एपी की टर्म क्या होती है, ए डी, मतलब ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, टेल ए प्लस एन माइनस 1D। तो हमने क्या करा है, एपी की तमाम वैल्यूज के दरमियान में, तमाम टर्म्स के दरमियान में प्लस की साइन लगा दी है। तो इसका मतलब है कि ये अर्थमेटिक सीरीज बन गई है, और अर्थमेटिक सीरीज मतलब सम बन गया है। और सम निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है n/2 2a प्लस एन माइनस 1D। सही है। और इसी फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। सही है। तो एल यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, लास्ट टर्म को, या फिर हम यहाँ पे nth टर्म भी रख सकते हैं। मतलब nth टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है या लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, सवाल की बात करेंगे सम के। फाइंड द सम ऑफ all the integral multiples of 3 between 4 and 97। तो ये 4 और 97 के दरमियान में 3 के टेबल में आने वाले नंबर्स। 4 तो 3 के टेबल में नहीं आता, 4 से आगे चलते हैं, 5 नहीं आता, 6 आता है, 9 आता है, 12 आता है, और कहाँ तक जा रहा है आपके पास, 97 नहीं आता। 97 से एक कम कर देंगे तो 96 आता है। बेटा सम निकालने के लिए सबसे पहले हमें n निकालना होगा, n निकलेगा तो सम निकलेगा। n निकालने की जुगाड़ बता देता हूँ, आ जाइए। करेंगे, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इन सब में से 3 कॉमन आ रहे हैं। सब में से 3 कॉमन निकाल लिया, 2 3 4, और इसको 3 से डिवाइड कराएंगे तो 3 2 32। वैसे तो ये हमारी असल एपी है, लेकिन ये मैंने 3 कॉमन क्यों निकाला, n निकालने के लिए। अच्छा, ये जुगाड़ कब अप्लाई होगी, जब नंबर्स, मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो 1 हो। इन दोनों का डिफरेंस 1 है। मैंने जब 3 कॉमन निकाल लिया, 3 कॉमन निकालने पर डिफरेंस 1 आना चाहिए, तब ये जुगाड़ अप्लाई होगी। करना क्या है, n कैसे निकलेगा, पहली वैल्यू, मतलब आखिरी वैल्यू, माइनस पहली वैल्यू, और उसमें एक 1 ऐड करा देंगे। ये ट्रिक है, 1 इसीलिए ऐड करा रहे हैं। सही है। तो ये हो जाएगा 32 माइनस 2, तो 30 प्लस 1 31 आ गया। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ पे S31 निकालना है। तो Sn बराबर है n/2
2a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला भी लग सकता है, या फिर हम ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। ज़्यादा बेटर ये वाला फॉर्मूला है, जल्दी निकलेगा। S31 इज इक्वल टू 31 अपॉन टू, ए की जगह पहली वैल्यू मतलब 6 और एल की जगह लास्ट वैल्यू मतलब 96। तो S31 हम निकालेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा 1581। तो S3 का रिजल्ट हमारे पास, या S31 का रिजल्ट हमारे पास ये आ जाएगा। अच्छा, एक सवाल मुझे आप लोगों को और कराना है, 1 मिनट रुकिएगा। सेकेंड ईयर की बुक का सवाल है ये, वैसे तो सॉरी फर्स्ट ईयर की बुक का सवाल है ये। सवाल में कहा जा रहा है the sum of the first n terms of two APs are as 13 minus 7n ratio 3n plus 1. Find the ratio of their first terms. सही है। कहा जा रहा है दो अलग अलग एपीज का रेशो दिया हुआ है, मतलब एस एन अपॉन एस एन डैश दिया हुआ है, 13 माइनस 7n अपॉन 3n प्लस 1। कह रहे टर्म्स का रेशो निकालना है। टर्म्स का रेशो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसकी एक ट्रिक बता रहा हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। ये मत पूछिएगा भाई कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, भाई ये बस ट्रिक है, सवाल के लिए याद रखनी है। ट्रिक किसी भी तरीके से ड्राइव करके निकाली बनाई जाती है, मतलब मुख्तलिफ तरीक़ों से ड्राइव करके ट्रिक्स बनाई जाती हैं जो कि कुछ सवालात पे एप्लीकेबल होती हैं। जैसे कि जब भी सम का रेशो दिया हुआ हो तो ये ट्रिक लगेगी। करना क्या है, n माइनस 1/2 को बराबर रखना है कोफिशिएंट ऑफ डी के, मतलब जो टर्म रिक्वायर्ड है, जिस टर्म मतलब जिन टर्म्स के रेशो निकालने हैं उसका डी है, डी का जो कोफिशिएंट है उसको यहाँ रखना है। तो आपको T1 के रेशो चाहिए, तो T1 क्या है हमारे पास, अगर हम Tn का फॉर्मूला लगाएं तो T1 क्या है हमारे पास, a प्लस 0d के बराबर है। मतलब हमारे पास n माइनस 1/2 बराबर होगा किसके, 0 के। तो यहां से हमारे पास n माइनस 1 आ गया 0, यहां से हमारे पास आ गया n1। n1 रखेंगे तो हमारे पास फर्स्ट टर्म्स के क्या आ जाएंगे, रेशो आ जाएंगे, अगर n1 रखते हैं यहाँ पे। मतलब हमारे पास T1 अपॉन T1 डैश आ जाएगा, n की जगह बस बन रखते हैं। तो ये आ जाएगा T1 अपॉन T1 डैश इज इक्वल टू 13 माइनस 7 अपॉन 3 प्लस 1 4। तो 13 माइनस 7, तो ये 6 अपॉन 4 आ गया, जो कि हमारे पास 3 अपॉन 2 आएगा। अगर कोई मुझसे कहता है कि T2 अपॉन T2 डैश निकालो, तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, उसके लिए मैं n माइनस 1/2 को बराबर रखूंगा T2 के अंदर जो D का कोफिशिएंट होता है a प्लस 2 माइनस 1d। तो T2 हमारे पास क्या आएगा, a प्लस डी।
मतलब डी का कोफिशिएंट क्या होता है इसमें 1 के बराबर रखूंगा तो n-1 आ जाएगा 2 और n आ जाएगा 3 और n की जगह 3 रखूंगा तो T2 डैश आएगा मेरे पास। तो यहाँ पे n की जगह हम रख देंगे 2 तो ये आ जाएगा 13 माइनस 14 अपॉन 3 2 6 प्लस 1 तो ये आ जाएगा -1/7 ये इसका रेशो आ जाएगा। तो इस तरीके से इन सवालात को हम सॉल्व करेंगे। तो ये इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है। फिर उसके बाद बात होती है एपी के अंदर किस चीज़ की, एपी के अंदर बात होती है सिलेक्शन ऑफ नंबर्स की, कि नंबर्स किस तरीके से सेलेक्ट करने हैं। वैसे तो आपको ये याद रखना है, सही है, ज़्यादा बेटर यही है कि आप इसको याद रखें। 3 नंबर्स, 4 नंबर्स, 5 नंबर्स। तो 3 नंबर्स होंगे a-d, a और a+d। 4 नंबर्स के अंदर a-3d, a-d, a+d, a+3d। और 5 नंबर्स होंगे a-2d, a-d, a+d एंड a+2d। सही है, ये नंबर्स बस आपको याद रखना है अगर एमसीक्यू में अगर पूछ लिया जाए। इसका सवाल कैसे करना है, अगर सवाल आएगा तो इसके सवाल के बारे में बताता हूँ मैं आपको। सवाल आ सकता है इसका, द सम ऑफ 3 numbers is 24। एपी में मेंशन नहीं कर रहा क्योंकि अब मैं एपी की ही बात कर रहा हूँ यहाँ पे। एंड देयर प्रोडक्ट इज 440। फाइंड द नंबर्स। अब इसमें ऑप्शंस मौजूद होंगे आपके पास। एमसीक्यू की बात हो रही है क्योंकि एमसीक्यू के हवाले से सवाल को करना इंतहाई आसान है। अच्छा, तो ये नंबर्स दिए में ऑप्शन में कहा जा रहा है ऐसे नंबर्स चाहिए जो कि जिनका सम 3 numbers in AP is 24 and their product is 440। find the numbers। 3 ऐसे नंबर्स चाहिए जो कि एपी में हो, जिनका सम 24 हो, जिनका प्रोडक्ट 440 हो। एपी के लिए पहले हम चेक करेंगे डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस। 8 - 5 3 आ गया, 11 - 8 3 आ गया, बराबर है, मतलब ये एपी है। इन दोनों का डिफरेंस 5 - 11, 5 - 11 क्या होगा आपके पास -6 और 8 - 5 3, तो एपी नहीं है, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। 11 - 8 तो आपके पास आ गया 3 और 5 - 11 - 6 आ गया, ये भी एपी नहीं है। या तो ए आंसर होगा या तो डी होगा, मतलब नन। करना क्या है, इन तीनों नंबर्स का सम निकालना है। इन तीनों नंबर्स का सम क्या आ रहा है हमारे पास, इन तीनों नंबर्स का सम आ रहा है 24। सम 24 आना चाहिए। इन तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट, तो ये मल्टीप्लाई हो गया आपके पास 40 और 11 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। 11 से मल्टीप्लिकेशन सिखा देता हूँ, क्या करना है आपको। 11 से जब भी मल्टीप्लाई हो रहा हो तो जो भी पहला नंबर है, 11 को छोड़ दें, जो भी पहला नंबर है उसको लिख दें, गैप देके बीच में एक नंबर आएगा। बीच में क्या नंबर आएगा, इन दोनों का सम। 0 + 4 तो 4 आ जाएगा, ये हो गया 440। तो ये आंसर हो गया। देखो, अगर 22 को मल्टीप्लाई कराना है 11 से तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों को गैप देके लिख दो, बीच में इन दोनों का सम लिख दो, 2 + 2 4, तो डायरेक्ट आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो 11 से किसी भी नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करा रहे हो तो आपको यही काम करना है
कि बस दोनों नंबर्स को गैप दे के लिख दो, 11 को छोड़ के जो नंबर है और दोनों का सम बीच में लिख दो, तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। इसी के साथ अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक सीक्वेंस, अर्थमेटिक सीरीज, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं।